हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए हान और लुवेन की एक मजेदार सी शॉर्ट स्टोरी के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी इस स्टोरी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें लुवेन को दिखाया जाता है जो कि एक 5 स्टार होटल की ऑनर थी और उसका 5 साल का बेटा शाओबाओ उनको उठाते हुए कहता है कि मम्मी उठ भी जाओ, देखो तो सही 10 बज गए और घर की मम्मी अभी तक सो रही है। एक तो आपका कोई हाल नहीं, सारी रात गेम्स खेलती रहती है और सारा दिन सोती रहती है। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आपको हस्बैंड कैसे मिलेगा, आप तो सिंगल ही मर जाओगी। लुवेन बोली कि अच्छा ना, उठ रही हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। मगर शाओबाओ दिल ही दिल में सोचने लगा कि ऐसे तो मम्मी को हस्बैंड कभी भी नहीं मिलने वाला, मुझे लगता है कि मुझे ही इनके लिए कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो अपने कुछ मम्मी की पिक्चर दे दी थी जिसे देखकर जियाओमी बोली कि अरे वाह, तुम्हारी मम्मी तो बड़ी प्यारी है, क्या ये मेरे डैड से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, हम उनको गिफ्ट्स में $1,000,000 $1 देंगे। शाओबाओ भी पिक्चर देखकर कहता है कि डैड तो तुम्हारा भी बहुत हैंडसम है और हम भी आपको जहेज में बहुत सारे डॉलर्स देंगे। इन दोनों की ये क्यूट क्यूट बातें चल ही रही थी, लोग भी इनको देखने के लिए जमा हो गए और तभी इन दोनों के पेरेंट्स भी इनको ढूंढते हुए पहुंच आए थे। दोनों ही अपने पेरेंट्स को देखकर बोले कि मॉम मुझे न्यू डैड मिल गया है। जियाओमी भी यही कहती है कि डैड मुझे मॉम मिल गई है, ये देखें। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और लुवेन के गार्ड्स भी इन दोनों बॉसेस को ग्रीटिंग्स करने लगे जैसे इन्होंने एडवांस में ही उसे अपना बॉस बना लिया हो। नेक्स्ट सीन में दोनों बात करने के लिए एक साथ बैठ गए थे और लुवेन उसे बता रही थी कि मैं एक नैनी की जॉब करती हूँ। असल में वो जो गार्ड्स आपको नजर आए वो तो मेरे बेटे ने एक्टिंग करने के लिए हायर किए थे। दूसरी तरफ शाओबाओ बताने ही वाला था कि नहीं नहीं मम्मी झूठ बोल रही है कि लुवेन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिसके बाद हान भी उसे बताने लगता है कि असल में मैं बहुत टाइम से सिंगल रहा हूँ, अब मेरी बेटी को मेरी फिक्र होने लगी थी और वो चाहती है कि मैं शादी कर लूँ। असल में तो मैं भी एक मामूली सा ड्राइवर हूँ, आप लोगों ने मेरी बेटी को जिस लग्जरी कार में से आते हुए देखा ना, वो मेरे बॉस की ही गाड़ी है। ये सब कुछ सुनने के बाद लुवेन बोली कि अच्छा ही हुआ, सब कुछ क्लियर हो गया, चलो अब हम भी अपने बच्चों की नादानियों को इग्नोर करते हुए इस बात को यहीं पर खत्म कर दे। हान बोला कि जी हाँ आप ठीक कह रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओमी ने अपने डैडी के नाक में दम कर रखा था कि मैं उन्हीं को अपनी मम्मी बनाना चाहती हूँ, मुझे वो हर हाल में चाहिए, कहा ना चाहिए चाहिए चाहिए। सिर्फ जियाओमी ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ शाओबाओ का भी वही हाल था, वो भी अपनी मम्मी के सामने जिद करते हुए यही कह रहा था कि मुझे बस वही डैड चाहिए, वही चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। दोनों मॉम डैड इतने तंग आ चुके थे कि आखिरकार वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। लुवेन बोली कि मुझसे वादा करो कि हम स्टार्ट में उनको ये पता चलने नहीं देंगे कि हम रिच फैमिली से हैं। उधर हान भी अपनी बेटी से यही कह रहा था कि जब तुम्हें पता चल जाए ना कि वो लड़की गोल्ड डिगर है तो तभी तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। इधर लुवेन कहती है कि हाँ तब तक हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन याद रखना कि तुम्हें उससे ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में लुवेन अपना सामान पैक करके पहुंच आई थी और हान ने उसे देखकर बताया कि ये छोटा सा घर मैंने रेंट पर लिया है, तुम जानती हो ना कि वैसे ही मेरा हाथ बहुत तंग है, आई होप कि तुम्हें ये घर पसंद आएगा। इसके बाद जब दोनों घर के अंदर इंटर हुए और हान ने घर देखा तो वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये असिस्टेंट ली भी ना, मैंने उसे छोटा सा घर रेंट पर लेने को कहा था। लुवेन भी घर को देखकर उसकी तारीफें करने लगी कि अरे वाह ये घर तो बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, जबकि इधर हान अपने असिस्टेंट की वॉइस सुनने लगा जो कह रहा था कि बॉस आपके कहने के मुताबिक मैंने आपके लिए सोसाइटी में सबसे छोटा घर लिया। तभी लुवेन इससे सवाल करते हुए पूछती है कि तुम तो कह रहे थे कि मैंने छोटा सा घर रेंट पर लिया है, पर ये छोटा तो बिल्कुल भी नहीं। उसका ये सवाल सुनकर हान ने फौरन से बहाना लगा दिया कि हाँ असल में लैंडलॉर्ड अब्रॉड चले गए हैं तो वो कह रहे थे कि हमारा घर खाली है, आप यहीं पर रहने आ जाओ। लुवेन ने भी उसकी बात का यकीन कर लिया। वो कहती है कि तुमने इस घर को रेंट पर लिया है, मैं तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए यहाँ रहने के लिए जरूरत की सारी चीजें मैं खुद ही ले आई हूँ, ये देखो इतना सारा सामान काफी होगा ना। हान भी उसे देखकर कहता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा है। जिसके बाद वो उस सामान को ओपन करके देखने लगा और पहले ही उसकी नजर टिश्यू बॉक्स पर पड़ी। वो कहने लगा कि एलवी का टिश्यू बॉक्स और हर्मस की डिनर प्लेट्स, ये सब कुछ तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, और आप नैनी की जॉब करती हो तो आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए कि आप इन चीजों को अफोर्ड कर सको। लुवेन भी थोड़ी देर के लिए तो सोच रही थी कि आप क्या बहाना लगाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में वो कहने लगी कि नहीं ऐसी बात नहीं है जो आप सोच रहे हो। असल में अभी अभी जब मैं इस सोसाइटी में आ रही थी ना तो ये प्लेट्स और टिश्यू पेपर मुझे बाहर ही रखा हुआ मिला तो मैंने उठा लिया इसको। ये अमीर लोग भी ना बड़े अजीब होते हैं। अब इन प्लेट्स को तुम खुद ही देख लो, भला इनमें किस चीज की कमी है, ना ही तो कहीं से खराब है और ना ही टूटी हुई। इस तरह करके उसने हान को भी चकमा दे दिया। तभी दोनों को एक साथ में ही इनके बच्चों के स्कूल से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जा रहा था कि कल हमारे स्कूल की एक ग्रैंड सेलिब्रेशन
है जिसमें आपको इनवाइट किया जाता है। इसका दोनों ने ही ओके जवाब दिया। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से ज़ियाओमी आते हुए बताती है कि डैडी डैडी मेरे फेस पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। और हान बोला कि आओ बेटा मैं तुम्हारा फेस वॉश करवा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। जबकि लुवेन उसे रोकते हुए बोली कि नहीं, तुम उसका फेस वॉश करोगे तो और ज्यादा इचिंग होगी। असल में ये सीजन चेंज होने की वजह से हो रहा है। वैसे भी बच्चों की स्किन ड्राई हो जाती है, ये लोशन अप्लाई कर लो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हान को ये बात बहुत अच्छी लगी कि लुवेन ज़ियाओमी का इतना ख्याल रख रही है। इसके लिए उसने लुवेन का शुक्रिया अदा किया। जबकि लुवेन बोली कि इसमें शुक्रिया की क्या बात, ज़ियाओमी अब मेरी भी बेटी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका ख्याल रखूं। अब तो वो हान के दिल में 100% समा गई थी और कुछ लम्हों के लिए तो हान सिर्फ उसे खामोशी के साथ देखता ही रह गया। नेक्स्ट सीन स्कूल सेलिब्रेशन का दिखाया गया, जहाँ शाओबाओ पूछ रहा था कि अरे मम्मी, हमारे स्कूल के सेलिब्रेशन हमारे ही होटल में है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जबकि लुवेन उसे खामोश करवाते हुए कहती है कि बेटा तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था कि हमें किसी के सामने भी ये शो नहीं करना कि हम रिच फैमिली से हैं। दूसरी तरफ से हान भी ज़ियाओमी को लाते हुए यही बात समझा रहा था कि बेटा हर बात पर जिद नहीं होती, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह बिहेव किया करो। तभी अचानक से दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे और एक दूसरे को देखकर तो शॉक्ड भी हो जाते हैं। हान बोला कि आप यहाँ इस होटल में तो सबसे एक्सपेंसिव स्कूल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, क्या आपका बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। लुवेन ने फौरन से बहाना लगाया कि हाँ, असल में मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल के लिए नैनी की जॉब करती हूँ, तो उसने मेरे बेटे को फ्री में एडमिशन दे दिया। इससे पहले कि हान कोई और सवाल करता तभी उसे कॉल आ जाती है और वो कहने लगा कि ये जरूरी कॉल है, मुझे रिसीव करने के लिए बाहर जाना होगा। ज़ियाओमी बेटा आप मम्मी के पास जाओ। हान के जाने के बाद लुवेन की पुरानी क्लास फेलो याओ याओ आती है, जो अचानक से उसे देखकर कहने लगी कि अरे लुवेन, तुम यहाँ, बहुत टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर बेबी सीटर की जॉब करती होगी। याओ याओ का बेटा कहने लगा कि मम्मी आप ही कहती हो ना कि गरीब लोग नहाते धोते नहीं है, उनकी बॉडी पर जम्स लगे होते हैं, तो फिर आप इन गरीब लोगों से बात क्यों कर रही है। उसकी बात सुनकर लुवेन बोली कि याओ याओ तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने छोटे से बच्चे को क्या सिखा। मम्मी आपने तो कहा था कि मेरी वॉच सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो फिर इन दोनों के पास ये जो वॉचेस है इनको मैंने कभी देखा क्यों नहीं। इसका जवाब शाओबाओ ने दिया कि हमारी वॉचेस लेटेस्ट वर्जन है, ये मार्केट में अभी तक रिलीज भी नहीं हुई और तुम जैसे लोग कभी भी हमारे लेवल तक नहीं पहुंच सकते। याओ याओ का बेटा तो उसकी ये बात सुनकर रोना शुरू कर देता है और इधर याओ याओ बोली कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को रुलाया, सब्र करो मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। वो शाओबाओ के हाथ से वॉच को छीनना चाह रही थी कि तभी उसे लुवेन पीछे की तरफ पुश करते हुए एक थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को टच भी किया। जबकि याओ याओ बोली कि तुमने एक नैनी होकर मुझ पर हाथ उठाया, वो भी यहाँ पर। लुवेन कहने लगी कि अगर यहाँ पर नहीं तो क्या कोई खास जगह ढूंढूं तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए। तब तक होटल का मैनेजर भी पहुँच आया था, जो पूछने लगा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। याओ याओ बोली कि ये पुअर नैनी, इसने मुझ पर हाथ उठाया, अभी के अभी इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। मैनेजर ने जब लुवेन को अच्छे से देखा तो वो कहने लगा कि मेरे ख्याल से आपको यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की नैनी नहीं बल्कि ये हमारी बॉस है। एक पल के लिए तो सुनकर याओ याओ भी हैरान हो गई कि यहाँ की बॉस, और लुवेन बोली कि हाँ अभी के अभी मेरे बच्चे से माफी मांगो। मगर याओ याओ अभी भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि तुम जानती भी हो मेरे हस्बैंड ने इस प्रोविंस के सबसे रिचेस्ट आदमी के साथ कोऑपरेशन की है, मिस्टर हान मिंग। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारा ये होटल डिस्ट्रॉय कर दूं, तुम जरा सा सब्र करो, मेरा हस्बैंड बस आता ही होगा। तब तक यहाँ पर हान भी पहुँच आया था, ये कहते हुए कि किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को डिस्ट्रॉय कर सके। हान के साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर तो लुवेन भी हैरान हो गई। जबकि यहाँ याओ याओ कहने लगी कि अच्छा, पुअर नैनी का हस्बैंड भी अब ऐसे प्रिटेंड करेगा कि वो कोई बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है। एक तो पता नहीं थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आने के बाद तुम लोग खुद को क्या समझने लगते हो। तब तक याओ याओ का हस्बैंड भी पहुँच आया था, जिसने याओ याओ की बातें सुन ली थी और वो कहता है कि बेवकूफ औरत, तुम जानती भी हो कि तुमने किसको ऑफेंड किया, यही तो मिस्टर हान मिंग है। याओ याओ भी सुनकर हैरान हो गई कि क्या सच में ये लुवेन का हस्बैंड है, सबसे रिचेस्ट पर्सन। नेक्स्ट सीन में लुवेन स्माइल करते हुए हान से कह रही थी कि मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे को दोबारा से जानना चाहिए, प्रेसिडेंट मिस्टर हान मिंग। जो सुनकर हान बोला कि हेलो मैडम, मेरा नाम हान मिंग है। और इसी मजेदार से सीन के साथ हमारी इस शॉर्ट स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई।
हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी शॉर्ट स्टोरी के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी इस स्टोरी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत ऑफिस सीन से होती है, जहाँ एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर चैन सिस्टम की खराबी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे नहीं हो पा रहा था और आखिरकार वो कह देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही कि आखिर इस सिस्टम में खराबी क्या आई है। उसके साथ वाले कुलीग्स भी उसे डांटने लगे कि कहने को तो तुम बड़े टैलेंटेड इंजीनियर माने जाते हो, मगर तुमसे ये एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा। आखिरकार असिस्टेंट लिन यान शीची के पास आकर उसे उठाते हुए कहता है कि प्लीज शीची, जल्दी से सिस्टम का एरर ठीक कर दो ना, कब से मसला बना हुआ है। शीची उसकी बात सुनकर कंप्यूटर की तरफ बढ़ने लगी और इधर बाकी के कोलीग्स बहुत ही रूड तरीके से इंजीनियर चैन को वहाँ से उठने के लिए कहते हैं और शीची को उसकी सीट पर बैठने के लिए कहा। चैन को तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जब उसने देखा कि शीची ने वो काम मिनटों में सोल्व कर दिया जो वो कहीं घंटों से सोल्व नहीं कर पा रहा था, ऊपर से जब उसने देखा कि बाकी के कुलीग शीची को अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। इधर असिस्टेंट लिन यान बोला कि चेयरमैन ने कहा था कि उन्होंने कंपनी में एक बहुत बड़े टैलेंट को हायर किया है, यकीनन शीची वो तुम ही होगी, तुम बहुत औसम हो। इंजीनियर चैन उसकी बातों से जेलस हो गया था और वो कहने लगा कि ये तो इसकी लक चल गई थी, अब इसमें औसम होने की क्या बात। जबकि लिन यान बोला कि तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। शीची को अच्छा लगता है कि सब लोग उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। दूसरी तरफ चेयरमैन की बेटी जिया भी आज पहली बार अपनी कंपनी में पहुंच आई थी, जिसका सभी स्टाफ मेंबर्स ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, मगर ये उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो कहती है कि मुझे ये फैंसी चीजें नहीं पसंद, मैं यहाँ अपने डैड की जगह रिप्लेस करके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि कंपनी अब पहले से भी ज्यादा अच्छे से चले। ये कहकर वो जाने लगी और असिस्टेंट उसे बता रहा था कि मैडम शायद ही चेयरमैन ने आपको बताया हो कि उन्होंने एक टैलेंटेड प्रोग्रामर शीची को हायर किया है। वो चाहते हैं कि आप शीची को अच्छे से ट्रीट करें ताकि वो हमारी कंपनी में ज्यादा देर तक काम कर सके। जबकि जिया कहने लगी कि मुझे बातें मत सुनाओ, बल्कि मुझे दोनों की सीवीज दिखाओ जिसे मेरे डैड ने हमारी कंपनी में एज अ प्रोग्रामर हायर किया है। असिस्टेंट ने भी सुनकर उसे इंजीनियर चैन और शीची की सीवी दिखाई। चैन की सीवी से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई क्योंकि वो हाई फाई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था और उसके ग्रेड्स भी अच्छे थे। जबकि शीची का रिज्यूमे देखकर वो कहने लगी कि इसके पास तो कोई स्पेसिफिक डिग्री ही नहीं, तो फिर इसे टैलेंटेड कैसे कहा जा सकता है। मेरे डैड भी ना, उनको कुछ पता नहीं चलता, बस कोई भी कचरा उठाकर कंपनी में ले आते हैं। खैर चलो देखते हैं कि आखिर ये शीची है कौन। पता था कि ये जो लो एजुकेशन के लोग होते हैं ना, ये हर जगह सिर्फ मुसीबत बनाने के लिए ही आते हैं। कंपनी ने तुम्हें काम के लिए हायर किया है और तुम काम के बीच में यहाँ पर कॉफी पी रही हो। शीची बोली कि असल में कल रात मैंने ओवर टाइम काम किया है, इसलिए मैं कॉफी पीकर खुद को रिफ्रेश कर रही थी। मगर जिया कहती है कि ओवर टाइम काम करना नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं, और मेरे डैड तुम लोगों के साथ कायदा उठाओ। मुझे तुम जैसे हड हराम लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हें फायर करती हूँ। जो सुनकर शीची तो बहुत ही सुकून से बैठी हुई थी और कहने लगी कि मुझे कोई मसला नहीं, हाँ लेकिन एक बार फिर भी सोच लो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें अपने ही कहे हुए अल्फाज पर अफसोस होने लगे। जिस पर जिया बोली कि मुझे क्यों अफसोस होगा, तुम जैसी जूनियर कॉलेज से पढ़ी हुई लड़की की भला हमें क्यों जरूरत होगी, और अब वैसे भी हमारे पास टैलेंटेड इंजीनियर चैन है जो कि बहुत ही हाई फाई यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया है। अब यहाँ से जाती हो या फिर मेरे मुँह से कुछ और भी सुनना चाहोगी। असिस्टेंट लिन यान उनको कुछ कहने ही वाला था, मगर जिया बोली कि क्या तुम भी फायर होना चाहते हो। मिस जिया की बात सुनकर तो वो भी स्पीचलेस हो गया था। इधर शीची बोली कि तुम मुझे फायर करना चाहती हो ना, तो मुझसे बात करो, खामखा दूसरों को डराने की क्या जरूरत, और वैसे भी मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं। ये कहकर वो भी अपना बैग उठाते हुए चली जाती है और उसे जाते हुए देखकर इंजीनियर चैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। नेक्स्ट सीन में जब शीची घर पहुंची तो उसका हस्बैंड जुटेंग उससे पूछ रहा था कि अरे वाह, आज तो मेरी वाइफ जल्दी घर आ गई है, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। शीची ने बताया कि मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया है। इस पर तो वो हैरान हो गया और पूछने लगा कि किस में इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें फायर किया, तुम पूरे चाइना की टॉप प्रोग्रामर हो। अच्छा चलो छोड़ो भी इस बात को और मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी में काम करो। शीची को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी क्योंकि वो जानती थी कि जुटेंग जानबूझकर उसकी तारीफें कर रहा है ताकि वो सैड फील ना करे। इसके बाद जुटेंग ने उसे इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया था ताकि वो सैड फील ना करे और फायर होने वाली बात उसके जहन से भी निकल जाए। मगर शीची भी सब कुछ अच्छे से समझ रही थी और आखिरकार वो कहती है कि हस्बैंड, अब मैं तुम्हारे साथ मजीद बहस नहीं करूंगी। तुमने जो मुझे प्रपोजल दिया है तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करने का, तो मैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। अचानक से ये सुनकर तो जुटेंग बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि क्या सच में, अब तो मेरी कंपनी के स्टॉक और भी ज्यादा जल्दी जल्दी राइज होने लगेंगे। वो भी अपनी खुशी
शिची को लफ्जों में बता ही रहा था कि तभी असिस्टेंट ने आकर बताया कि बॉस, मैडम जिस कंपनी में काम कर रही थी अचानक से उस कंपनी का सिस्टम क्रैश हो गया है। जूटेंग बोला कि मेरी वाइफ को आए हुए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए और कंपनी का सिस्टम क्रैश हो गया। अच्छा ही हुआ, वो लोग यही डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट सीन में कंपनी का सीन दिखाया गया जहाँ हर तरफ हलचल मची हुई थी कि क्या करे, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। तभी जिया आते हुए कहने लगी कि इसमें पैनिक करने की क्या जरूरत, तुम सब जानते तो हो कि हमने अपनी कंपनी में सबसे बेस्ट इंजीनियर को हायर किया हुआ है। इंजीनियर चेन, मैं तुम्हें सिस्टम को ठीक करने के लिए 10 मिनट देती हूँ, जल्दी जल्दी से इस इशू को रिजोल्व करो। जिस पर वो भी बड़े मजे से कह देता है कि जी मैडम, मैं जल्दी करता हूँ। इधर स्टाफ में ही दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहने लगी कि सारा दिन तो ये यहाँ पर मजे से लेटा हुआ होता है, तो भला ये इस सिस्टम को कैसे ठीक करेगा। वो दोनों अभी आपस में बात कर ही रही थी कि इधर चेन बोला, ये ले, मैंने इस इशू को रिजोल्व कर दिया। जो सुनकर तो वो दोनों भी हैरान हो गई कि क्या रिजोल्व कर दिया इतनी जल्दी, वो कैसे। जबकि जिया बहुत प्राउड फील कर रही थी कि देखा, मैंने बहुत अच्छा फैसला किया तुम्हें अपनी कंपनी में रखकर और उस शिची को कंपनी से निकाल कर, क्योंकि मेल प्रोग्रामर्स ही कंपनी को चला सकते हैं, फीमेल प्रोग्रामर्स का तो मसले बनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। इंजीनियर चेन, कल को प्रेट वेंचर कॉन्फ्रेंस में तुम भी मेरे साथ चलना ताकि मैं तुम्हें सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकूं। मैं तुम पर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। चेन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया कि जी जी क्यों नहीं। जिया के वहाँ से जाने के बाद वो अपने पास से एक टूल निकालते हुए कहता है कि जियान शिची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए। अगर तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन ना होती तो पता नहीं मैं इस इशू को कैसे रिजोल्व करता। दूसरी तरफ असिस्टेंट ने शिची और जुटेंग को आकर बताया कि कंपनी का इशू रिजोल्व हो गया है और वो भी इंजीनियर चेन ने किया। जुटेंग तो सुनकर हैरान हो गया कि वो स्टूपिड सा इंजीनियर जिसे सिर्फ टैलेंटेड कहलाने का शौक है, उसने कैसे रिजोल्व कर दिया। ये तो इंजीनियर चेन कभी भी उस इशू को सॉल्व ना कर पाता अगर वो मेरी पीछे छोड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को यूज ना करता तो। लेकिन कोई बात नहीं, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो इन्फॉर्मेशन जो मैं छोड़कर आई थी वो तो सिर्फ इमरजेंसी के यूज के लिए थी। कल वेंचर कॉन्फ्रेंस में जब दोनों कंपनी के डाटा को कंपेयर किया जाएगा तो आई एम श्योर कि ये वाला इशू दोबारा से राइज होगा और तब मैं देखती हूँ कि वो इस इशू को कैसे रिजोल्व करता है। नेक्स्ट सीन कॉन्फ्रेंस का दिखाया गया जहाँ जिया शिची पर तंज करते हुए उसे कह रही थी कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो मिनटों में ही सिस्टम क्रैश होने को रिजोल्व कर दे। उस सॉफ्टवेयर को हम आज के कॉन्फ्रेंस में सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यकीनन मिस्टर जुटेंग उसके बारे में जान लेने के बाद डाउन फील करेगा। जुटेंग बोला कि तुम कुछ भी कहो मैं मान लूंगा, मगर मेरी वाइफ की कैपेबिलिटीज पर तुमने सवाल उठाकर जो गलती की है वो जल्दी ही तुम्हें रियलाइज हो जाएगी। उसके ये कहने के बाद कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था जिसमें जिया और जुटेंग की कंपनी के डाटा को कंपेयर किया जाना था, यानी कि यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा होता है। शिची बहुत ही सुकून से बैठी हुई थी और दूसरी तरफ दोनों कंपनीज के डाटा को कंपेयर किया जा रहा होता है, वो भी सबके सामने बड़े स्क्रीन पर। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक से नियर, जिस पर तुम बहुत प्राउड फील कर रही थी, चैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो खड़े होकर कहने लगा कि यकीनन तुमने ही कुछ किया होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन यूज की थी। जिया ने तो जब उसकी ये बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उठते हुए कहने लगी कि इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, साथ ही उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी वजह से मैंने शिची को फायर किया, जबकि शिची ही वो टैलेंट थी जिसे मेरे डैड ने हायर किया था। अब मैं अभी के अभी तुम्हें फायर करती हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं। उसकी बात सुनकर चैन भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो शिची के पाँव में पड़कर उससे अपने किए के लिए माफी मांगने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो और हमारी कंपनी में वापस आ जाओ, वरना ये इशू कौन रिजोल्व करेगा। मेरे डैड ने बहुत ज्यादा मेहनत की है हमारी कंपनी को इस मकाम पर पहुंचाने के लिए, प्लीज अब बीच रास्ते में हमें छोड़कर मत जाओ। शिची बोली कि अगर तुम्हारा डैड मेरे सामने होता तो शायद मैं मान भी जाती तुम्हारी कंपनी में वापस आने के लिए। तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था कि एक बार दोबारा सोच लो, कहीं तुम्हें अपने कहे हुए अल्फाज पर बाद में अफसोस ना हो। उस वक्त तुमने नहीं सोचा और अब मेरे पास सोचने का मौका नहीं। वैसे जिया के साथ भी अब ऐसा ही होना चाहिए था। इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी शॉर्ट स्टोरी के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम शिची को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड जुटेंग के सामने फ्लेक्स मारते हुए कह रही थी कि कुकिंग करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। बड़े मजे से उसके सामने एक कैरेट कट करके दिखाया, जो देखकर तो जुटेंग भी हैरान हो गया था और पूछने लगता है कि अरे वाह शिची, ये तुमने किया कैसे। शिची बोली मैंने कहा था ना मुझे हल्के में मत लेना, मैं
सारे काम कर लेती हूँ। ये कहते हुए उसके हाथ से एक बाउल नीचे गिर के टूट गया, जो कि उसकी सासू माँ का फेवरेट बाउल था। दूसरी तरफ से सासू माँ झाड़ू लेकर पहुँच आई कि शिची, तुम्हें किसने कहा था किचन में आने के लिए। उन्हें देखकर शिची माफिया मांगने शुरू कर देती है, जबकि इधर जूटेंग बोला कि मॉम ये आप क्या कर रही हैं, कुकिंग करते हुए इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। जबकि मॉम उसे कहती है कि ढीठ इंसान, मुझे गुस्सा शिची पर नहीं बल्कि तुम पर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिची से काम करवाने की? अगर उसे चोट लग जाती तो ये कुकिंग तुमने क्यों नहीं की? शिची बोली कि नहीं नहीं मॉम, उसको डांटने की कोई जरूरत नहीं, मैंने खुद ही उससे जिद की थी कुकिंग करने की, और वैसे भी वो अभी ऑफिस से आए हैं, थक गए होंगे, पहले ही उनका काफी सारा काम था। इसके जवाब में मॉम बोली कि अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए बेबी सीटर को रख लेती हूँ, वो तुम्हारा सारा काम भी कर लिया करेगी और तुम्हारे साथ खेला भी करेगी। शिची भी उनकी ये बात सुनकर खुश हो गई और कहती है कि ठीक है मॉम, जैसा आप कहो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉम एक बेबी सीटर को ले आई थी। मॉम उसे उसकी ड्यूटी समझाते हुए बता रही थी कि तुम्हें घर की सफाई, कुकिंग और जब टाइम बच जाए तो शिची के साथ खेलना भी होगा। बेबी सीटर अपनी जॉब समझ गई थी और वो कहती है कि ठीक है मैडम, आप बेफिक्र हो जाए, मैं सारे काम अच्छे से कर लूंगी। दूसरी तरफ शिची और उसके हस्बैंड के बीच में रोमांस हो रहा था। मॉम को देखकर वो जल्दी से सीधे होकर बैठ गए कि अरे मॉम आप आ गई हैं। मॉम ने जूटेंग के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखा और शिची बोली कि मैं अभी इसे वाइप कर देती हूँ, मगर मॉम कहने लगी कि नहीं नहीं, इसे वाइप मत करना, बल्कि मुझे इसकी पिक्चर लेने दो, मैं इसे अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करूंगी ताकि उन लोगों को भी तो पता चले कि मेरी बहू कितनी प्यारी है। बेचारा जूटेंग कहने लगा कि मॉम, जब से शिची हमारे घर में आई है आपने तो मुझे सुतेला ही कर दिया, चलो फिर सिर्फ इसकी ही पिक्चर्स ले लो। शिची भी उसे गुस्से में घूरने लगी। इधर मॉम कहने लगी कि शिची, आज के दिन तुम अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करना, मूवी देखने जाना और अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना। ये लो, मैंने इस कार्ड में 5 मिलियन रख दिया है, तुम खूब इंजॉय करना। 5 मिलियन का सुनकर तो बेबी सिटर की आंखें बाहर आ गई। तभी जूटेंग भी कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को नाराज किया, इसलिए मैं भी तुम्हें अपनी तरफ से ये 20 मिलियन का कार्ड दे रहा हूँ, अच्छे से एंजॉय करना। अब तो बेबी सिटर बहुत ही ज्यादा जेलस होने लगी थी कि आखिर इस मामूली सी लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है। इसके बाद मॉम शिची को अपने साथ ले जाने लगी, उसे उसकी फ्रेंड्स के पास ले जाने के लिए, जबकि बेबी सिटर से वो कहती है कि तुम घर की अच्छे से सफाई कर लेना। उन लोगों के जाने के बाद बेबी सिटर खुद से ही कहने लगी कि आखिर इस शिची में ऐसा भी क्या है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, मैं भी तो इस घर की मालकिन बन सकती हूँ ना। नेक्स्ट सीन में उसे एक आइडिया आया। शिची को बैठे हुए देखकर वो उसके सामने झाड़ू लगाते हुए खुद से ही कहने लगी कि ओ गॉड, ये घर कितना बड़ा है, मैं तो झाड़ू लगाते हुए कितना ज्यादा थक गई हूँ, अब तो मुझसे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा। शिची उसकी ये बात सुनकर उसके पास आते हुए उससे झाड़ू ले लेती है और उसे बताया कि ये घर छोटा नहीं है, लाओ मैं तुम्हारे साथ काम करवा दूं, अगर तुम अकेले में करोगी तो और ज्यादा थक जाओगी। बेबी सिटर ने उसका शुक्रिया अदा किया, मगर असल में तो ये सारा उसका प्लान था। साथ ही उसने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग बंद की कि देखना अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। शिची से ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो मॉम और जूटेंग के पास आकर बता रही थी कि शिची बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, आप लोग उसे कितना अच्छे से ट्रीट करते हो, उसके लिए नैनी को हायर किया, मगर वो अभी भी यही कह रही है कि ये घर छोटा है। वो नहीं जानती कि आप लोग उसे इतनी इज्जत दे रहे हो, उसे कैसे पेश आना चाहिए। जूटेंग ने उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा कि तुम शीचे के पीठ पीछे ऐसी झूठी बातें कैसे कर सकती हो, मगर बेबी सिटर बोली कि मेरे पास सबूत है, ये लो आप उसकी रिकॉर्डिंग खुद ही सुन लो। रिकॉर्डिंग को उसने एडिट कर लिया था जिसमें शिची की सिर्फ इतनी ही बात रिकॉर्ड हुई थी कि ये घर छोटा है। बेबी सिटर बोली कि देखा आप लोगों ने, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। जूटेंग कहने लगा कि इस रिकॉर्डिंग से साफ साफ पता चल रहा है कि तुमने इसमें एडिटिंग की है। दूसरी तरफ से मॉम बोली कि शिची ने कुछ गलत तो नहीं कहा, उसने बिल्कुल ठीक कहा है, ये घर वाकई ही छोटा है। तब तक शिची भी पहुंच आई थी कि क्या हो रहा है, आप सब क्या बातें कर रहे हो। मॉम कहने लगी कि शिची बेटा मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी दिल की बात पहले नहीं समझ पाई, अब तो मुझे भी लगता है कि ये घर छोटा है और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इसे 3 गुना बड़ा घर लेकर दूंगी। 3 गुना बड़े घर का सुनकर तो शिची के होश उड़ जाते हैं कि आखिर मॉम को हो क्या गया, जबकि मॉम कहने लगी कि आई होप कि उसे साफ करना हमारी बेबी सिटर के लिए
ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जबकि बेबी सीटर का प्लान तो उल्टा उस पर ही भारी पड़ गया। अब तो उसे और भी बड़े घर की सफाई करनी होगी। मॉम बोली कि चलो हमें प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना है, जो कहकर वो चले गए। नेक्स्ट सीन न्यू घर का दिखाया गया। बेबी सीटर उसमें काम करते हुए काफी ज्यादा थक गई थी और दिल ही दिल में शिची को बुरा भला कह रही होती है। दूसरी तरफ शिची कॉल पर अपनी दोस्त से बात करते हुए कह रही थी कि प्लीज तुम मेरे लिए 2 हर्बस के बैग्स खरीद दो। मैं अपनी मदर इन लॉ और अपनी मॉम को देना चाहती हूँ। वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे भी तो उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए ना। बेबी सीटर ने उसकी ये बातें सुन ली और दिल ही दिल में कहने लगी कि शिची देखना, तुम इस बार मेरा प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शिची जब वो बैग अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट में दे रही थी, तभी पीछे से बेबी सीटर आते हुए कहने लगी कि शिची झूठ बोल रही है, ये ब्रांडेड बैग नहीं बल्कि नकली बैग है। असल में ब्रांडेड बैग तो ये रहा जो ये चुपके से अपनी मॉम को देना चाहती थी। शिची बोली कि नकली बैग, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों बैग्स तो मैंने एक ही स्टोर से खरीदे थे। क्या स्टोर वालों ने मुझे बेवकूफ बनाया? जूटेंग कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम्हें इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं। मैं स्टोर में किसी को भिजवा कर पता लगा लूंगा कि आखिर ये क्या सीन है। दूसरी तरफ बेबी सीटर इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए कहती है कि शिची तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करती हैं, तो तुम्हें भी इनके लिए अच्छे से देखभाल के शॉपिंग करनी चाहिए थी। मॉम बोली कि किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं उस स्टोर का पूरा रैक खरीद लेती हूँ ताकि शिची को दोबारा कोई भी फूल ना बना सके। हाँ, लेकिन बेबी सीटर के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा इतने सारे बैग्स को उठाकर गाड़ी में रखवाना। यानी कि दिल ही दिल में मॉम को भी पता चल गया था कि बेबी सीटर क्या करना चाह रही है। यहाँ भी उसका प्लान उसी पर भारी पड़ गया। वो खुद से ही कहने लगी कि शिची आखिर तुमने इन दोनों पर क्या जादू कर रखा है जो ये तुम्हारे अगेंस्ट कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शिची कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड कर रही थी। बेबी सीटर ने भी उसे देख लिया और पूछने लगी कि आप ये क्या कर रही हो? शिची बोली कि कुछ नहीं, वो जो लास्ट टाइम हम सब ने फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया था ना, मैं बस वो अपनी रिपोर्ट देख रही थी। बेबी सीटर को दिल ही दिल में दाल में कुछ काला लगा, मगर वो फिलहाल वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद जब शिची अपने रूम में नहीं होती तो वो चोरी छुपे इसके रूम में आती है उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए। ड्रॉर ओपन करके जब उसने थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट देखा तो उसे पता चला कि ये इनफर्टिलिटी रिपोर्ट है, यानी कि शिची कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब तो वो दिल ही दिल में खुश हो गई और कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। जल्दी जल्दी से उसकी पिक्चर भी क्लिक कर ली। नेक्स्ट सीन में शिची मॉम के साथ बातें कर रही होती है और बताया कि मॉम मैंने जो आपके लिए बैग ऑर्डर किया था वो फेक आया, इसलिए मैंने आपके लिए दूसरा गिफ्ट लिया है। मॉम उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए ये रिंग ऑर्डर की, देखो तुम्हें पसंद आएगी। शिची को सच में वो रिंग बहुत पसंद आई और खुश होकर मॉम का शुक्रिया अदा कर रही थी। जबकि मॉम बोली कि अभी तो रुको, मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए भी ये पेंडेंट लिया है, ये देखो तुम्हारी रिंग के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है ना। शिची उनकी ये बात सुनकर जरा सा परेशान हो जाती है और पूछने लगी कि मॉम क्या आपको सच में ग्रैंड डॉटर ही चाहिए? मॉम बोली कि हाँ, यही तो मेरी ख्वाहिश है कि पहले मुझे ग्रैंड डॉटर चाहिए। तभी बेबी सीटर आते हुए कहने लगी कि फिर आपकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि शिची कभी माँ नहीं बन सकती। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो ये ले, अपनी आंखों से देख ले। फोन में उनको वो पिक्चर दिखा दी। वो पिक्चर देखने के बाद मॉम बोली कि मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ और तुमने मुझसे सच छुपाया। अब बेबी सीटर समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। मजीद वो कहने लगी कि हाँ, क्योंकि ये लड़की सिर्फ आपका पैसा लूटना चाहती है और कभी भी आपके घर को वारिस नहीं दे सकती। मॉम बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। शिची बोली कि मॉम प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले, मगर मॉम उठते हुए ये कहकर जाने लगी कि मुझे अब कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, ना तुम्हें कोई बच्चा पैदा करने की जरूरत है, और वहाँ से चली गई। वापस आते हुए वो अपने साथ एक बैग ले गई, ये कहते हुए कि ये बैग पकड़ो और निकलो यहाँ से। बेबी सीटर तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी और शिची से कहती है कि देखा झूठ बोलने का नतीजा, अब ये बैग पकड़ो और जाओ यहाँ से। मॉम बोली कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैं शिची को नहीं बल्कि तुम्हें कह रही हूँ। मैं इतने दिनों से देख रही थी कि तुम मेरे और शिची के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, मगर अब हमारी फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बेबी सीटर बोली मगर आप ऐसा क्यों कर रही है? शिची आपकी ग्रैंड डॉटर की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती। इस पर मॉम बोली कि तो क्या हुआ, जरूरी तो नहीं कि शिची मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करे। हम दोनों साथ रहेंगे, दुनिया घूमेंगे, हर जगह एक साथ जाएंगे। शिची को अपनी मदर इन लॉ की ये सारी बातें सुनकर उन पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, मगर वो कहने लगी कि मॉम मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। मॉम बोली कि क्यों, क्या हुआ तुम्हें? शिची ने बताया वो इसलिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अचानक से सुनकर
सुनकर मॉम बहुत ज्यादा खुश हो गई, मगर बेबी सिटर को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। शिची बोली कि क्यों नहीं हो सकता, शायद तुमने उस फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट को अच्छे से देखा नहीं था, मगर ये लो अब अच्छे से देख लो। बेबी सिटर ने जब देखा तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट शिची की नहीं बल्कि उसकी थी, यानी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये बात उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है। शिची बोली कि मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए एक्सपर्ट को हायर करूंगी और सही टाइम आने पर तुम्हें इस बारे में बताऊंगी। तभी पीछे से जूटेंग आते हुए कहने लगा कि मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग निकलवा ली थी, वो बैग नकली नहीं था बल्कि असल में तुमने उसे चेंज कर दिया था शिची को शर्मिंदा करने के लिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना तुम अपने मकसद में कामयाब हो पाई और ये अच्छी जॉब भी तुम्हारे हाथ से चली गई। अब तो बेबी सिटर का सारा झूठ पकड़ा गया था और उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो खुद को ही कोसने लगी। इसी मजेदार से सीन के साथ हमारी ये स्टोरी भी यहाँ पर एंड होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हेलो दोस्तों, लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी शॉर्ट स्टोरी। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड शिची को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों का बनाया हुआ खाना सेल कर रही थी और काफी सारे लोग उसका खाना खरीदने के लिए भी आते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि कुछ लोगों ने उस पर नजर रखी हुई थी और वो किसी को कॉल पर बताते हैं कि मैडम हमने मिस शिची को ढूंढ निकाला, वो हमारे सामने ही खड़ी है। तभी अचानक से शिची को पेन होने लगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो नजर रखने वाले लोग भी जल्दी से उसके पास आते हैं कि हमें मिस शिची को हॉस्पिटल ले जाना होगा। नेक्स्ट सीन में शिची के मॉम डैड को दिखाया गया जो कि बहुत ज्यादा रिच होते हैं। वही गार्ड भी इनके सामने खड़े थे और इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे इनकी ग्रैंड डॉटर के पैदा होने पर। मॉम काफी ज्यादा खुश थी पिक्चर में अपनी बेटी और अपनी पोती को देखकर, जबकि डैड कहने लगे कि देखो ना हमारी बेटी कितनी ब्रेव है। चाहे उसने अपनी मर्जी से उस गरीब लड़के से शादी की थी मगर फिर भी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए वो अपने हाथ से खाना बना कर सेल करती रही। मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी बेटी को माफ कर देना चाहिए। मॉम का दिल भी पिघल चुका था। वो गार्ड से कहने लगी कि गाड़ी को रेडी करो, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में शिची को दिखाया गया जो कि अपनी बेटी को फीड कर रही थी और तभी उसका फादर इन लॉ बगैर नॉक किए अंदर आ जाता है कि अगर तुम घंटों घंटों अपनी बेटी के साथ बैठी रहोगी तो फिर बाहर खाना कौन बनाएगा, मुझे भूख लगी है। शिची बोली कि डैड क्या आपको नजर नहीं आ रहा मैं अपनी बेटी को फीड कर रही हूँ, आपको बगैर नॉक किए मेरे रूम के अंदर नहीं आना चाहिए, प्लीज बाहर जाएं। जबकि उसका फादर इन लॉ उल्टा उसे ही बातें सुनाने लगा कि ये मेरा घर है तो मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ और तुम लंच बॉक्स सेल करने वाली लड़की मेरे सामने रिजर्व बनने की कोशिश कर रही हो। शिची बोली कि चाहे मैं लंच बॉक्स सेल करती हूँ मगर माँ बनने के बाद मेरी भी कुछ प्राइवेसी है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। तब तक शिची की मदर इन लॉ भी पहुँच आई। वो भी शिची को बातें सुनाने लगी कि तेवर तो तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे तुमने किसी लड़के को जन्म दिया हो। इस लड़की का हम क्या करेंगे, खामखा में इसे लिखाना पढ़ाना होगा और एट द एंड ये हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं दे सकती तो इसका हमें क्या फायदा होगा। ऊपर से तुम इस बच्ची के लिए इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी ले रही हो, इस पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। शिची को उनकी बातें बहुत ज्यादा बुरी लगी। वो कहती है कि मैंने लंच बॉक्स सेल करके अपने अकाउंट में 1 मिलियन सेव कर लिया है जो मैं सिर्फ अपनी बेटी पर ही खर्च करूंगी क्योंकि मेरी बेटी इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें डिजर्व करती है और मैं उसे क्या लेकर देती हूँ और क्या नहीं इससे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं। तभी शिची का हस्बैंड लिंगी भी पहुंच आया था जो उसके हाथ से कार्ड लेते हुए कहता है कि जब तुम्हारी मुझसे शादी हो गई तो फिर तुम्हारे अलग से पैसे कहां से आ गए। चाहे ये पैसे तुमने भी कमाए मगर अब ये हमारी फैमिली के ही हुए और हमारे ही घर में खर्च होंगे। और हाँ, इतने महंगे और फजूल किस्म के प्रोडक्ट्स पर भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, तुम हल्के पुल्के से भी ले सकती हो। शिची को उसकी बात भी बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है। वो इसे कहने लगी कि तुम कितना ज्यादा बदल चुके हो। शादी से पहले तो तुम कहते थे कि लड़के और लड़कियां बराबर होते हैं, पर अब क्या हुआ तुम्हें? शादी से पहले तो तुम ये भी कहते थे कि तुम मेरा और बच्चों का बहुत ख्याल रखोगे, हमें जरूरत की हर चीज ला कर दोगे, मगर अब तुम बेबी की तरफ देखते तक नहीं। क्या अब तुम्हारे लिए पैसा इतना ज्यादा जरूरी हो गया? लिंकी कहने लगता है कि तुम्हें किसने कहा था शादी से पहले इन सभी बातों को सीरियस लेने के लिए। मदर इन लॉ शिची को बीच में रोकते हुए कहती है कि बातें बनाना बंद करो और जाकर खाना बनाओ। लिंगी बोला कि हाँ हाँ जाओ यहाँ से।
से। शिची को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग गया था कि अच्छा मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं। ये कहकर वो हल्का सा पीछे की तरफ जाने लगी और फिर डॉग फूड उठाकर उनके सामने टेबल पर रख दिया कि ये लो खाओ इसे। मदर इन लॉ को उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि अब तुम हमें डॉग फूड खिलाओगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लिंगी बेटा जरा अपनी वाइफ को मैनर्स तो सिखाओ, हमारे घर में आकर ये मैनर्स भूल गई है कि बड़ों से किस तरह से बर्ताव किया जाता है। लिंगी अपने स्लीव फोल्ड्स करके उसकी तरफ बढ़ने लगा था, जबकि दूसरी तरफ हम शिची के मॉम डैड को देखते हैं। बहुत अरसे के बाद वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आ रहे थे, साथ ही साथ उन्हें इस बात की टेंशन भी होती है कि पता नहीं वो लोग हमारी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। मॉम बोली कि अगर उन्होंने मेरी बेटी को बुली करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इससे पहले कि लिंगी शिची को हाथ भी लगा पाता, शिची उसे घुटने के बल बिठा देती है और उसे बुरी तरह से पकड़ते हुए कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। मदर इन लॉ बोली कि ये तुम क्या कर रही हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, अपनी आवाज नीचे रखो। जबकि शिची कहने लगी कि आवाज नीचे रखूं, अभी तो तुमने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। फिर वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगी कि देखो अब मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ। साथ ही उसने वाइन की बोतल उठा ली थी। फादर इन लॉ उसे कहता है कि प्लीज इसे नीचे रख लो, ये बहुत ही कीमती वाइन है। शिची ने उनकी कोई भी बात सुने बगैर उस बोतल को नीचे गिराकर तोड़ दिया कि तुम सब लोग यही डिजर्व करते हो। इसके बाद वो मदर इन लॉ की एक कीमती स्कर्ट उठा लेती है। वो भी इसकी मिन्नतें करने लगी कि ये स्कर्ट मैंने 2000 युआन की ली है, प्लीज इसे रख दो। जबकि शिची उनकी भी कोई बात नहीं सुनती और कैंची से उसे काट डाला, ये कहते हुए कि इस घर में सारे मेरे पैसे खर्च हुए हैं, पहले तो तुम लोगों को कभी कोई मसला नहीं हुआ और जब पैसे मेरी बेटी के ऊपर खर्च होने लगे तो तुम लोगों को तकलीफ होने लगी है। लिंकी उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि शिची ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई और तुम भूल गई कि तुम इस घर की बहू हो। शिची ने जवाब दिया कि तुमसे शादी करना और इस घर की बहू बनने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। ये कहने के बाद वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। वो सब लोग मिलकर इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे मगर ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती। वो यही कह रही थी कि ये सब चीजें मेरे पैसों से आई है तो मैं जो मर्जी करूँ इनका। सब कुछ तोड़ने के बाद वो लिंगी के पॉकेट से अपना कार्ड भी ले लेती है कि मैं अभी के अभी तुम्हें डाइवोर्स देती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में शिची अपना सामान पैक करके और अपनी बेटी को उठाते हुए उनके घर से जा रही थी, जबकि वो तीनों इसके पीछे आते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुमने घर की सारी चीजें तोड़ दी, अब तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे। तभी पीछे से आवाज आती है कि किस में इतनी जुर्रत कि वो मेरी बेटी को बुली करे। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि शिची की मॉम की थी। इधर शिची के फादर और मदर इन लॉ तो उन गाड़ियों को देखकर हैरान ही हो जाते हैं कि इतने रिच लोग ये कहां से आ गए। जबकि शिची अपने मॉम डैड को सामने देखकर उनसे माफी मांगने लगी कि मैं गलत थी, मैंने आप दोनों को डिसोबे करके इस लड़के से शादी की थी और वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। इस पर मॉम उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि जो होना था वो तो वैसे भी हो गया, हम अपनी बेटी को कभी भी पराया नहीं कर सकते, तुम सिर्फ हमारी बेटी हो। डैड बोले कि शिची बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे लिए 5 मिलियन का घर खरीद लिया है जिसमें तुम और तुम्हारी बेटी बहुत ही सुकून से रहेंगे। हमारी ग्रैंड डॉटर की एजुकेशन का, उसके मेडिकल का और उसकी जरूरत के सारे सामान का फंड भी हमने पहले से ही अलग करके रख दिया है। ये देखो। शिची के इन लॉज ने जब इतने सारे पैसे अपनी आंखों के सामने देखे तो वो दिल ही दिल में शॉक्ड हो गए कि शिची के पेरेंट्स इतने ज्यादा अमीर हैं। जबकि शिची अपने मॉम डैड का शुक्रिया अदा कर रही थी कि आप लोग मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी ख्याल रखेंगे। मॉम बोली कि बेटा काफी ज्यादा ठंड है, इससे पहले कि हमारी ग्रैंड डॉटर को ठंड लग जाए तुम इस व्हील चेयर में बैठ जाओ। जो सुनकर शिची भी व्हील चेयर में बैठ गई थी और मॉम उसे बहुत प्यार से कहती है कि इन लोगों के साथ क्या करना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। उधर लिंकी धीरे से अपने मॉम डैड से कहने लगा कि शिची के मॉम डैड इस प्रोविंस के सबसे रिचेस्ट पर्संस हैं, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। उसकी मॉम ने भी शिची के मॉम के सामने यू टर्न ले लिया कि अरे आप शिची की मॉम है, थैंक गॉड कि फेस टू फेस मेरी आपसे मुलाकात हो गई है। जबकि शिची की मॉम ने फौरन से अपना हाथ पीछे कर लिया था। मदर इन लॉ इसे एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगी कि आप जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा शिची को हमेशा अच्छे से ही ट्रीट करता है। वो क्या है ना कि आजकल इसकी जॉब नहीं रही तो शिची को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, अगर आप मेरे बेटे की जॉब लगवा दो तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। इस पर शिची की मम्मी ने जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा पहले तो तुम लोगों ने मेरी बेटी को बुली किया और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को जॉब दिलाऊं। ये कहते साथ ही उन्होंने अपने गार्ड को ऑर्डर दिया और गार्ड भी ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिंगियो को चपेट मार देता है। मदर इन लॉ को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये आप क्या कर रहे हो, ये शिची का हस्बैंड है, शिची तुम इनको रोक क्यों नहीं रही। इस पर
शिची ने आगे से जवाब दिया कि अभी तो इसे एक छोटा सा थप्पड़ पड़ा है, मैं तो चाहती हूँ कि इसको पूरी तरह से जला दिया जाए। उसका ये जवाब भी मदर इन लॉ को गुस्सा दिला देता है और कहने लगी कि शिची, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकती हो। जबकि दूसरी तरफ शिची की मॉम उनको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मुझसे तो तुम बड़ी नहीं हो ना, हम दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो अब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। इसके बाद वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि इस पूरे प्रोविंस में इस फैमिली की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इस फैमिली को यहाँ से निकाल बाहर करो। ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। शिची को भी उनके चुंगल से आजादी मिल गई थी और इसी मजेदार से सीन के साथ हमारी इस शॉर्ट स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हुई।